मेरा रिव्यू क्या है, सर्विस के पहले क्या था और सर्विस के बाद क्या है। ऐसे अभी मैं बात कर रहा था, मुझे मालूम पड़ा है यहाँ के जो दो स्क्रू है वो वाइब्रेशन में राइड पे ही निकल गए। ये गई अपनी बाइक सर्विस में। तो चलो सर्विस सेंटर पहुँचते तब तक हम लोग वैसे भी एज अ रिव्यू भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी 1600 किलोमीटर चला चुका हूँ ये बाइक को। ECU अपडेट करने के बाद वाइब्रेशन में कोई फ़र्क आया है या वैसा ही है। हाईवे के बीच में मतलब सोच रहा अब ये कितना रिस्की है। ये पकड़ के चेक किया था कि वाइब्रेशन ट्रैवल कितना करता है। मतलब अगर मैं फॉग लैंप्स लगाता हूँ तो उसका ब्रैकेट कितना मजबूत लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो जितना वाइब्रेट होगा वो उतना नट वापस ढीला करेगा, उतना वो फॉग लैंप के ब्रैकेट को तोड़ देगा। फिर यही होता है कि हमारी गलती से एक्सीडेंट नहीं होता, इस बार तो किसी और की गलती से भी नहीं होता भाई, खुद की बाइक की गलती से होता। सीट की वजह से परेशानी हुई है मुझे, और लिटरली सच बोलूँ तो मेरे को टेल बोन भी बहुत पेन कर रहा है, क्योंकि मेरा गला यहाँ पे, तो मेरा सर पूरा एक्सपोज्ड है। ठीक भी है, लेकिन अगर सीट को मैं ऊंची करूँगा तो ये फिर से लो हो जाएगा। साइड स्टैंड मेरा ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये अपने आप से आ गया। अब इसको मैं फर्स्ट गियर में डालूंगा, बंद हो गई बाइक। के एडवेंचर 390S फर्स्ट सर्विस का बिल। तो गाइस नेक्स्ट डे राइड का, मतलब राइड ख़त्म होने के बाद का डे है। ये देखो बाइक मैंने धोई नहीं है, क्योंकि मुझे आज आपने जो पढ़ा है वही करने जाना है, सर्विस करने जाना है, फर्स्ट सर्विस। और ये देखो भाई मच्छर ही मच्छर बाइक की हालत। तो टोटल किलोमीटर्स जो मैंने चलाए राइड पे वो है 13390 एंड ये ओडोमीटर है। सेकंड ट्रिप में इतना ये दिक्कत दे रहा है भाई। ये मेरे को अभी दिखाना है जो क्या करते हैं सर्विस में, कितना कॉस्ट आता है, सब दिखाता हूँ मैं। इनको भी लेके जाएंगे साथ में, ये सारे मच्छर। सो या लेट्स गो, सीधा मिलता हूँ बाइक पे। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आ गए हम लोग रोड पे। बाइक चला रहा हूँ मैं, लेकिन अब जो वाइब्रेशन मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, बजिंग साउंड, अब वो कहीं और से आने लग गई है। कल बहुत एग्जॉस्टेड था मैं, तो इतना मेरे को ध्यान में रहा नहीं, क्योंकि हाईवे पे हाई स्पीड पे आपको विंड नॉइज़ ज़्यादा आती है। और अभी मैंने हेलमेट ये दूसरा वाला पहना है MT का, जिसमें बहुत कम विंड नॉइज़ आती है, तो मेरे को बाहर का ज़्यादा समझ में आता है कि क्या बज़ हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो अब जो है बजिंग ये वाले एरिया में से कहीं से तो आ रही है, पता नहीं कहाँ से आ रही है। तो लेट्स सी, वहाँ पे जाके सर्विस सेंटर में मैं बताता हूँ ये लोगों के भाई ये हो रहा है। लास्ट टाइम भी उनको मैंने बताया था, जब मैं हैंडल बार राइज़र लगाने गया था, तब सर्विस सेंटर पास में ही पड़ता है, तो मैं उनको बता के आया था बाइक। उन्होंने मेरी बाइक खोली थी, हेडलाइट का पूरा यूनिट खोला था, मीटर खोला था, ये सब जगह पे कुछ ना कुछ रबर माउंटिंग या कुछ तो पता नहीं क्या बोल रहे थे वो लोग, उसको वो मिसिंग था जो वो लोग ने लगा के दिया है। सबसे पहली बात, सबसे बड़ी दिक्कत जो है वो है ये स्टैंड का। भाई स्टैंड का एक सीन मेरे साथ हाईवे पे कल क्या हुआ पता है, एक पॉट होल आया, ज़्यादा बड़ा भी नहीं था, लेकिन उस पॉट होल में मेरी बाइक पटकी, जिसकी वजह से वो साइड स्टैंड का यहाँ पे कॉशन लाइट आ गया और मेरी बाइक समझे मतलब बंद हो गई। और मैं थ्रॉटल दे रहा हूँ हाईवे के बीच में, मतलब सोच रहा अब ये कितना रिस्की है। ये हाईवे के बीच में वो पॉट होल में मैं गया और मेरा सेंसर डीएक्टिवेट हो गया। और ये फिर मैंने चालू बाइक में स्टैंड को नीचे करके 2-3 बार ऊपर नीचे किया, साइड में ले ली थी तब तक, और उसके बाद वो चालू हुआ और मैंने क्लच छोड़ा, 6 गियर पे वापस चल गई बाइक। अब आप सोचो अगर ये बंद हो जाती अटक के, क्योंकि बाइक गियर में थी, क्या हो सकता था, कुछ भी हो सकता था भाई। फिर यही होता है कि हमारी गलती से एक्सीडेंट नहीं होता, इस बार तो किसी और की गलती से भी नहीं होता भाई, खुद की बाइक की गलती से होता। तो यार ये चीज़ को लाइटली मत लो, है छोटी सी चीज़, उनके लिए बहुत छोटी होगी, लेकिन इससे बहुत बड़े बड़े कांड हो सकते हैं भाई, तो उसको ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी सबसे बड़ी बात जो मेरे को नहीं पसंद आ रही है इसको चलाने में हाईवे पे, वो है इसका जो ये वाइब्रेशन होता है 4500 के बाद 5100 तक, 5100 के बाद वो वाइब्रेशन गायब हो जाता है। लेकिन यार वो वाइब्रेशन जो बीच में आता है, मतलब 6 गियर से अगर आप 5th पे शिफ्ट करते हो ना, तो अचानक आपके हाथ में एकदम स्मूथनेस से अचानक से बहुत सारी वाइब्रेशन आ जाएगी, वो जो इतना इरिटेटिंग और इतना अनोइंग है ना, जिसका कोई हिसाब नहीं है। तो ये है सेकंड चीज़ जो मेरे को उनसे बात करनी है। शायद आई होप ECU अपडेट या कुछ भी बाइक का अपडेट आया होगा, या आगे इन फ्यूचर आए, उसमें ये निकल जाए, वरना ये बाइक मेरे पास ज़्यादा टाइम टिकेगी नहीं, क्योंकि वाइब्रेशंस नहीं चाहिए भाई मेरे को। ली मैंने इसीलिए
ताकि मैं इस पर लॉन्ग राइड कर पाऊँ। और अगर लॉन्ग राइड पे ही ये दिक्कत देगी ना तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा। तो वो जिस 4000 तो जो 4500 RPM मतलब RPM के ऊपर के वाइब्रेशंस की मैं बात कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को अभी उसका डेमो दिखाता हूँ। अगर आप लोगों को सुनाई दिया तो सही है, क्योंकि कल हाईवे पे वो विंड नॉइज़ में आपको नहीं सुनाई दिया होगा, आई एम श्योर। अभी थोड़ा सही डिसेंट रोड आने दो, मैं इसको 4500 RPM पे लेके जाऊँगा। आप डिफरेंस देखना साउंड में। ये रहा, ये पूरा, ये देखो, ये सब वाइब्रेट हो रहा है। ये देखो 4.5 5 के नीचे सब वाइब्रेट होता है, 4.5 से 5 के बीच में सब। ये देखो, ये देखो सब वाइब्रेट हो रहा है। पूरा हाथ मेरा एज टू एज वाइब्रेट हो रहा है। और स्मूथ कहाँ से होता है ये देख लो, ये वाइब्रेशन है, ये हो गया स्मूथ। एग्जैक्ट 5100 RPM के बाद सब स्मूथ। ये फिर से गियर शिफ्ट करते हैं ना हम लोग, मतलब स्मूथ होने के बाद फिर से गियर शिफ्ट करते हैं तो वापस वो 4.5 या 4 पहुंचता है, फिर से सारा वाइब्रेशन हाथ में आता है। भाई परेशानी है। ये देखो फिर से छठे गियर पे गया मैं, वापस 4000 RPM, वापस वाइब्रेशन सहन करो, उसके बाद आप लोग स्मूदर साइड पे जाओ, स्मूदर RPM पे जाओ। तब तक तो भाई ये सज़ा काटनी पड़ेगी आप लोगों को, जैसे मैं काट रहा हूँ। एक और बात जो सारे बंदे बात कर रहे हैं जिसके बारे में, और मैं भी उसी के साथ सहमत हूँ, इसकी सीट भाई बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं है। और पता नहीं मेरे को राइडिंग पोस्चर ऐसे बैठने में सही लगता है, लेकिन अब मेरे को नहीं पता है सीन क्या है, क्यों ऐसा हुआ। लेकिन मेरे को बॉडी फटीग बहुत, मतलब हद से ज़्यादा बॉडी मेरी पेन हुई है राइड के बाद जब घर पहुंचा हूं मैं। और ऐसा नहीं है कि मैंने ये वाली जो राइड मैंने की थी ये फर्स्ट टाइम की है, ठीक है, मैंने ये बहुत बार की है, बाइक्स में, कार में। बाइक्स में मैं डोमिनर लेके गया हूँ, सेम राइड की है, कभी कुछ नहीं हुआ। भाई मैं कावासाकी 800 लेके गया हूँ, कुछ नहीं हुआ। निंजा 1000 लेके गया हूँ, चलो वो तो टूरर बाइक है, स्पोर्ट्स टूरर, लेकिन ये तो प्रॉपर टूरर बाइक है। तो इसमें क्या हो गया भाई, हो सकता है कि सीट की वजह से परेशानी हुई है मुझे। और लिटरली सच बोलूँ तो मेरे को टेल बोन भी बहुत पेन कर रहा है। तो ये सारी इश्यूज़ है भाई, इसको सॉल्व करने चाहिए। अभी सर्विस सेंटर वाले देखो, सीट के बारे में तो कुछ नहीं कर सकते, सीट तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। और मैं सोच रहा हूँ एक एक्स्ट्रा सीट ले लूँ इसका, और उस सीट के ऊपर कस्टमाइजेशन करूँ, ना कि ये मेरी जो एकलौती सिंगल सीट है उसके ऊपर, ताकि कभी भी टूरिंग करना हो और उसी के ऊपर मैं टूर करूँ। बाय द वे ड्यूक को देख के याद आया कि अभी जो नई ड्यूक 390 आई है जो हमारे पास थी, और अभी जो आई है उसमें क्रूज़ कंट्रोल आ गया, ये पूरा यूनिट आ गया है, तो बहुत अच्छी बात है। वो उसको लेके भी लोग क्रूज़ कर सकते हैं अब। तो चलो सर्विस सेंटर पहुँचते तब तक हम लोग वैसे भी एज अ रिव्यू भी बता सकते हैं, क्योंकि मैं अभी 1600 किलोमीटर चला चुका हूँ ये बाइक को, और कंटिन्यूसली 2 दिन के अंदर मैंने इसको 1350 किलोमीटर चला लिया, मतलब 670 जाना और 670 आना। तो कम से कम मैं बता सकता हूँ कि भाई मेरे को बाइक पे क्या दिक्कत आई और क्या अच्छा लगा। बाइक की पिकअप बहुत अच्छी है, बाइक का क्रूज़ कंट्रोल चुम्मा, ठीक है, मतलब मैं लिटरली मोस्ट ऑफ ये जो एक्सीलरेट कर रहा था ना, उसमें मेरे को वाइब्रेशंस एंड ऑल बहुत आ रहा था। तो मैं सिर्फ क्रूज़ कंट्रोल का बटन, जहाँ ब्रेक नेसेसरी है क्रूज़ कंट्रोल को डिसएंगेज, जैसे सिचुएशन से निकल गया वापस क्रूज़ कंट्रोल का बटन, बस वही कर रहा था ताकि वाइब्रेशन से बचूँ। और जब भी मैं अचानक से एक्सीलरेट यूज़ कर रहा था, जैसे छोटी छोटी ट्रैफिक्स आती है, तो मैं बहुत दिक्कत दे रहा था मेरे को वो चीज़। तो इसीलिए मेरे को ये सबसे पहले बदलवाना है, या तो फिर बाइक ही बदल देंगे, ठीक है। और विंडशील्ड अच्छा है, बट पता नहीं काइंड ऑफ थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आता है, चेस्ट पे नहीं आता लेकिन हेलमेट के ऊपर के साइड आता है। यस आता है, क्योंकि अगर वो विंड ब्लास्ट नहीं आता तो मेरे हेलमेट के अंदर इतना हवा का साउंड नहीं होता, क्योंकि मेरा गला यहाँ पे, तो मेरा सर पूरा एक्सपोज्ड है। बट वो जबकि हवा फेंकता है तब मेरा आधा, मतलब मेरा नोज़ तक का पार्ट कवर हो जाता है और हवा मेरे फोरहेड पे लगती है, तो उस वजह से विंड ब्लास्ट आता है। हैंडल बार राइज़र का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब
ठीक भी है, लेकिन अगर सीट को मैं ऊंची करूँगा तो ये फिर से लो हो जाएगा। फिर या तो मुझे इसको हाइट देनी पड़ेगी और या फिर जैसा है वैसे चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर और हाइट दूंगा तो फिर से ये चीज़ डिस्प्ले को टकराएगी यार। ओके, ये ऐसे ही मैं खड़ा था और अचानक से ये साइड स्टैंड का ये आ गया फिर से पॉपअप। इसका मतलब ये साइड स्टैंड मेरा ऑलरेडी ऊपर है, लेकिन फिर भी ये अपने आप से आ गया। अब इसको मैं फर्स्ट गियर में डालूँगा, बंद हो गई बाइक। अब साइड स्टैंड को धीरे से मुझे रखना पड़ेगा और फिर स्टार्ट हो गई बाइक। यार ये प्रॉब्लम पैन बाइक का डिस्प्ले नो डाउट वही KTM 390 वाला डिस्प्ले है जो बहुत अच्छा है। बाइक के सस्पेंशंस अच्छे हैं, लेकिन कहीं कहीं पॉट होल हिट कर रहा था पीछे का सस्पेंशन। अब पता नहीं उसका सेटिंग का कोई प्रॉब्लम होगा जो मैंने की नहीं है, तो उसके ऊपर मैं कोई बात नहीं करूँगा, ना कोई रिव्यू दूंगा। पिलियन पॉइंट ऑफ व्यू, यस, वो हर 50 किलोमीटर में मुझे रुकवा रहा था कि यार इट्स हर्टिंग। तो पिलियन के लिए तो सीट भाई जैसे बैठा था ना बंदा, वैसे ही बोला कि यार बहुत छोटी सीट है। तो पिलियन के लिए नहीं है मज़ा, सीट बनानी ही पड़ेगी। मतलब या तो अलग से जेल सीट ख़रीदो या फिर इसी को थोड़ा फोम वोम डालो या इसी को जेल डालो। सेट वेट वाला जेल मत समझना भाई। बाइक चलाने के वक्त जब मुझे यहाँ पे स्मूथ फील हो रहा था, तब मैंने ये पकड़ के चेक किया था कि वाइब्रेशन ट्रैवल कितना करता है। मतलब अगर मैं फॉग लैंप्स लगाता हूँ तो उसका ब्रैकेट कितना मजबूत लेना पड़ेगा, बिकॉज अगर वो जितना वाइब्रेट होगा वो उतना नट वापस ढीला करेगा, उतना वो फॉग लैम्प के ब्रैकेट को तोड़ देगा। तो ये बहुत ज़्यादा वाइब्रेट कर रहा था। तो इंजन गार्ड भी आपको चेंज करना है तो कर लो, लेकिन यार सारी चीज़ें एक ही चीज़ पे आके खड़ी हो जाती है, एक ही प्रॉब्लम पे आके खड़ी हो जाती है जो है वाइब्रेशंस। अब सीधी बात है यार, सिंगल सिलेंडर बाइक है तो इतना एक्सपेक्ट मत करो कि यार गाड़ी एकदम 4 सिलेंडर जैसी स्मूथ होगी। नहीं, हो सकता है कि मैं कुछ ज़्यादा ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं रोज़ 900 भी चलाता हूँ और इसको भी चलाता हूँ। तो 900 की स्मूथनेस को उसकी आदत पड़ गई है मुझे, इसलिए मुझे ये कुछ ज़्यादा ही वाइब्रेशन वाली लग रही है। नहीं, ऐसा हो सकता है, बट आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना पागल नहीं हूँ भाई। सालों से बाइक चला रहा हूँ मैं, और मैंने जितनी बाइक्स मैंने बदली है यार, शायद ही बहुत कम लोगों ने इतनी बदली होगी। तो मुझे पता है, और मेरे पास इसके पहले वाली एडवेंचर भी थी, उसमें मैंने केदारनाथ की राइड की है। जिनको नहीं पता है जाके देख लो, मेरे वीडियोस में होगा। उसमें मैंने पिलियन लेके, टॉप बॉक्स, सैडल बैग, टैंक बैग सब कुछ लेके राइड किया हुआ है यार। लेकिन ऐसी दिक्कतें नहीं आई है मुझे। हेडलाइट रात के टाइम पे चुम्मा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई यार कि शिट कुछ नहीं दिख रहा है यार, प्लीज़ फॉग लैम्प होती तो यार। ऐसा कुछ नहीं हुआ मुझे, चिल है। बट हाँ, राइड करो तो फॉग लैम्प लेके जाओ, बिकॉज आप ऐसे रिलाई नहीं कर सकते। बाकी यार बहुत बोल लिया मैंने। अब आप लोगों को लग रहा है कि मैंने कुछ मिस आउट किया, तो आप लोग कमेंट डाउन करो यार, मैं वहाँ पे आप लोगों को रिप्लाई दे दूँगा, या फिर ऐसे वापस एक डेडिकेटेड वीडियो बना लूँगा मैं कि मेरा रिव्यू क्या है, सर्विस के पहले क्या था और सर्विस के बाद क्या है। क्योंकि अभी मैं सर्विस के लिए जा रहा हूँ और ऑलमोस्ट मैं पहुँच गया हूँ। तो यार बस अब मैं थक गया बोल के, मेरा मुँह सूख गया है। तो सीधा मिलता हूँ सर्विस सेंटर में, लेट्स सी, चलो बाय। तो हियर वी आर, KTM सर्विस सेंटर, अंधेरी। गाइस अभी मैं बात कर रहा था, मुझे मालूम पड़ा है यहाँ के जो 2 स्क्रू है वो वाइब्रेशन में राइड पे ही निकल गए। ये रहा साइड स्टैंड इंडिकेटर, ये साइड स्टैंड हटाया और अभी मैंने ज़ोर से हटाया तो भी हट गया। ये थे वैभव सर,
KTM अंधेरी आओ तो इन्हीं को मिलो। चलो सर। ओके, तो शॉर्ट एंड स्वीट फटाफट बताता हूँ। सर्विस में ये लोग ने क्या क्या किया। ऑयल चेंज किया, जो नॉर्मल सर्विस होती है वो सब किया, ठीक है। ऑयल चेंज किया, एयर फिल्टर चेंज किया। साइड स्टैंड का जो मेरा सीन था उसका जो सेंसर आता है, वो सेंसर जो होता है वो ये जो आप मैं अभी पिक्चर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, उसमें जो ये अपना गियर लीवर है, गियर लीवर को पहले निकालना पड़ेगा। उसके पीछे जो इसका मैग्नेट है, तो वो सेंसर का जो मैग्नेट है ना, वो मेरा थोड़ा प्रॉब्लम दे रहा था, इसलिए लोगों ने मैग्नेट मेरे को रिप्लेस करके दिया हुआ है, बिकॉज मेरा वो मैग्नेट ख़राब हो गया था। दूसरा, मैंने एक एक्सेसरीज़ जो अभी KTM खुद देती है सामने से, मतलब पैसा तो अपने को देना ही पड़ेगा, लेकिन KTM अब खुद प्रोवाइड करती है, वो है फोक ऑयल सील कवर्स। तो मैंने ऑयल सील कवर्स भी लगा दिए, तो ये एक अच्छा हो गया। और बैटरी वोल्टेज चेक किया वो लोग ने, एंड मेरा ECU का अपडेट चेक किया वो लोग ने, और अपडेट आया हुआ था ECU का। सर्विस का इंडिकेशन सब हट गया। अब सेकंड सर्विस जो है वो 7500 के बाद है टोटल, मतलब समझो ना ये फर्स्ट सर्विस 1000 मतलब 8500। लेकिन आई वुड रिकमेंड, अगर आप लोग बहुत डस्टी एरिया में रहते हो, जैसे मुंबई में भी बहुत डस्ट रहता है, ज़्यादा सिटी विटी राइड्स है आपकी, तो 5000 किलोमीटर्स में सेकंड सर्विस कर लेना। अभी जैसे मैं हाईवे पहुंचता हूँ तब मैं चेक करूँगा कि ECU अपडेट करने के बाद वाइब्रेशन में कोई फ़र्क आया है या वैसा ही है। अगर वैसा ही है तो मेरे ख्याल से टाइम बीइंग सही हो जाना चाहिए। नहीं हुआ तो फिर देख लेंगे, अब क्या ही कर सकते हैं, मशीन ही है, जो होना है वो तो होना ही है। ऐसा तो नहीं कि मेरे अकेले की बाइक में, सबकी बाइक में। तो अगर अकेला फेल होता है ना तो दर्द होता है, लेकिन अगर सारे फेल होते हैं ना मतलब सारे अपने दोस्त अगर फेल होते हैं तो अच्छा लगता है लॉल। तो पहले मैं वाइब्रेशन चेक कर लेता हूँ, सर्विस के पहले कैसी थी अभी कैसी है वो बता देता हूँ। उसके बाद फाइनल में आपको मैं बिल बताऊँगा कि एडवेंचर 390S फर्स्ट सर्विस का बिल कितना आया। ओके, तो ये देखो, तो सीन क्या है, 4000 के बाद अभी फुट पैक पे वाइब्रेशन है, हाथ पे नहीं है। ये रहा फोर्थ गियर और ये रहा 4500 नहीं है, मतलब 4800 से लेके 5100 तक है, कम हो गया वो ECU अपडेट के बाद एंड फर्स्ट सर्विस के बाद। अब सिर्फ मेरे को फुट पैक्स पे वाइब्रेशन हो रहे हैं, जो बहुत जल्द मैं चेंज करवा दूंगा फुट पैक्स, तो शायद वो भी आई होप चले जाना चाहिए। बाकी बाइक अभी थोड़ा निम्बल लग रहा है मेरे को। हाँ, ये देखो यहाँ पे 4800 से, मतलब वो 200 खाली RPM में हो रहा है। 4800 से लेके 5100 तक, 200-300 का। बाकी तो सही चल रही है बाइक, पहले से तो बेटर ही चल रही है। यस, हाँ बस वही बस लग रहा है, मतलब मालूम पड़ रहा है कि वाइब्रेशन हुआ, और जैसे मेरी नज़र जाती है RPM पे तो वो वहीं पे होता है 4800 से लेके 51 पे। बाकी बाइक सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। चलो, तो बाइक तो अभी सही है, मतलब 100% नहीं, बट पहले से बेटर है। और थोड़ा चलाएंगे, सर्विस वर्विस होगी, सही हो जाएगी बाइक, कोई टेंशन मत लो। बाकी मेन मुद्दे पे आते हैं कि सर्विस कॉस्ट कितना हुआ, जिसके लिए आप लोग वेट कर रहे हो। आई होप आप लोग वेट से बेसिकली नहीं कर रहे हो, थ्रू आउट द वीडियो पूरा इन्फॉर्मेटिव ही रहा रहेगा, ठीक है। तो KTM एडवेंचर 390S का फर्स्ट सर्विस कॉस्ट आया है 3147। ये रहा पेपर, ये रहा फ़ोटो आपके सामने। और ये जो 3147
बेसिक अमाउंट है, इसमें मेरे फोक स्लीव्स भी ऐड कर देना। अगर वो आप डिडक्ट कर देते हो तो अमाउंट उससे भी कम हो जाता है। सो यस, ये था अपना एडवेंचर का सर्विस कॉस्ट। और अगर आप लोग को Z900 का सर्विस कॉस्ट भी जानना है, जो 3800 या 3400 या 3800 कुछ आया था, वो भी क्यों आया है वो वीडियो आता रहेगा अभी, उसको भी देख लेना। तो बस आज का वीडियो इतना ही था। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, सब्सक्राइब करो, चैनल में नए हो तो हमारी फैमिली में जुड़ जाओ। और इसको लेके हम बड़ी बड़ी राइड्स करने वाले हैं, उसके लिए वेट करो, मॉडिफिकेशंस पहले कर लेंगे। तो ये आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय बाय।